चलो आज से शुरू करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, पहला प्रॉपर्टीज आता है वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट्स रिमेन्स अनचेंज्ड इफ द रो एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू वही आएगी जो वैल्यू इसके रो और कॉलम के चेंज करने के बाद आएगी। कहने का मतलब दूसरे सेंस हम इस चीज़ को बोल सकते हैं कि डिटर्मिनेंट जो ए का आ रहा है वही डिटर्मिनेंट ए ट्रांसपोज का आएगी। समझ में आई बात? अगर कोई मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, इसको मैंने इस रो को कॉलम में, इस रो को कॉलम में, इस रो को कॉलम में चेंज कर दिया। मतलब क्या हुआ कि मैंने ट्रांसपोज निकाला। इसका कुछ डिटर्मिनेंट आएगा और फिर उसके ट्रांसपोज का कुछ डिटर्मिनेंट आएगा, तो दोनों की वैल्यू जो है वो सेम आएगी। ठीक है ना। इसको हम एक एग्जाम्पल के तहत समझते हैं। जैसे ये है हमारा एग्जाम्पल 2 - 3 5 6 0 4 1 5 - 7। इसका अगर तुम डिटर्मिनेंट निकालते हो, इसका एक्सपेंड कौन सा कर रहा है? रो वाइज एक्सपेंड कर रहा है। तो 2 0 4 5 - 7। ठीक है, माइनस, फिर -3 ये वाला। ठीक है, फिर ये खत्म, बचा क्या? 6 1 4 - 7, 6 1 4 - 7। ठीक है, प्लस 5। ठीक है, समझ में आ रही है बात? उसके बाद जब 5 लेंगे तो ये खत्म, बचा कौन सा? 6 0 1 5 6 0। इसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितना आई? -28। अब चलो प्रॉपर्टी 1 क्या बोल रहा है कि रो को कॉलम में इंटरचेंज कर दो। अब ये जो रो 1 है इसको कॉलम 1 बना दो, रो 2 को कॉलम 2, रो 3 को कॉलम 3। मतलब क्या हुआ? इसको ट्रांसपोज कर दो। वही चीज़ मैंने किया। उसके बाद इसका डिटर्मिनेंट निकालो। देखो इसने जो इसको एक्सपेंड किया है कॉलम के क्रॉस। ठीक है, 2 - 3 5 ऐसे क्रॉस किया है। तुम जो इसको 2 6 1 करके भी एक बार चेक कर लेना। 2 6 1 करके भी एक बार चेक कर लेना। मान के चलो कितना आएगा? 2 6 1 करके अगर चलेंगे तो डेल्टा वन का डिटर्मिनेंट आएगा 2 0 5 4 -7। ठीक है, फिर -6 -3 5 5 -7 प्लस 1 -3 0 5 4। ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट निकालो कितना आएगा? 2 0 -20। ठीक है, -6। ठीक है, 21 -10 प्लस 1 -12। ठीक है, -40 -66 कहाँ पे मैंने गलती कर दी? 2। ठीक है, -20। ठीक है, -6। ठीक है, 21 -25। ठीक है, फिर -12 ये। ठीक है, -40। ठीक है, 21 21 -4 ये हो जाएगा, प्लस 24 यहाँ हो जाएगा, -12 कितना हो गया? -52 प्लस 24 = -28। अब देख लो डेल्टा और डेल्टा 1 या तो रो वाइज एक्सपेंड करो या तो कॉलम वाइज एक्सपेंड करो। मतलब कि जो वैल्यू हमारा ये आएगा मैट्रिक्स ए का और मैट्रिक्स ए टी का, वो दोनों सेम आएगा। बस ये है इसका कहने का मतलब। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज क्या कह रहा है। इफ एनी 2 रोज और कॉलम्स, अगर 2 रो या कोई 2 कॉलम अगर इंटरचेंज कर रहे हैं आपस में। इस अभी पहला रूल क्या था कि रो को कॉलम में इंटरचेंज कर रहे थे, लेकिन इसमें क्या है कि अगर कोई भी 2 रो को आपस में चेंज कर रहे हैं, मान लो कि R1 को R3 से, R1 को R2 से, इस तरह का, या C1 का C3 से, C1 का C2, अगर इस तरह का कोई 2 ऑपरेशन हो रहा है तो उसका जो डिटर्मिनेंट वैल्यू होगा वो सेम होगा, बस उसका साइन चेंज हो जाएगा। जैसे ये देख लो,
ये जैसे एग्जाम्पल है, कहने का मतलब क्या है, ये एग्जाम्पल है, इसका मैंने डिटर्मिनेंट निकाला कितना, -28, ठीक है। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि R1 को मैंने R3 के साथ इंटरचेंज कर दिया, तो हमारा R1 को R3 के पास इंटरचेंज करने के बाद जो भी हमारा डिटर्मिनेंट आएगा वो उसमें बस माइनस वैल्यू लगा देना है, ठीक है। बस माइनस, मतलब यहाँ अगर -28 आया तो इसका जो डिटर्मिनेंट वैल्यू आएगा वो +28 आएगा। समझ में आई बात। इसी क्वेश्चन में अगर इसका डिटर्मिनेंट -28 है और मैंने कॉलम 1 को कॉलम 3 के साथ इंटरचेंज कर दिया और फिर मैंने अगर डिटर्मिनेंट निकाला तो उसकी वैल्यू भी +28 आ जाएगी। ये हमारा है प्रॉपर्टीज 2। अब आते हैं नेक्स्ट बहुत ही छोटा, बहुत ही इजी है। नेक्स्ट कह रहा है क्या कि इफ एनी टू रोज और डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल, ऑल द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम, देन द वैल्यू डिटर्मिनेंट। इस प्रॉपर्टीज को ध्यान से सुनना, इस प्रॉपर्टीज को ध्यान से सुनना। अगर कोई भी दो रो या अगर कोई दो कॉलम, ध्यान से सुनना प्रॉपर्टीज 3 को, अगर कोई दो रो किसी भी मैट्रिक्स का या अगर दो कॉलम किसी भी मैट्रिक्स का अगर सेम है या आइडेंटिकल है, मतलब कि अगर रो 1 में दिया हुआ है 1 2 3 और रो 2 में दे दिया है 2 4 6, मतलब कि उसका मल्टीपल है सेम फैक्टर से, ठीक है। तो हमारा जो डिटर्मिनेंट आएगा वो 0 आएगा। जैसे ये क्वेश्चन है 3 2 3 2 2 3, ठीक है। इसमें क्या देख रहे हो, रो 1 और रो 3 देखो क्या है, रो 1 एंड रो 3 क्या है, सेम है, मतलब इसका डिटर्मिनेंट जो है, इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, सेम आएगा। समझ में आई बात। इसका डिटर्मिनेंट 0 आएगा, यही चीज ये बताना चाहता है, ठीक है। अब ये 3 का ही एक्सटेंशन है 4, 3 का ही एक्सटेंशन है 4। इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाई अ डेल्टा, देन इट्स वैल्यू गेट मल्टीप्लाइड बाई k। जैसे मान ली कि ये है, ठीक है, इसका कितना है a1 b1 c1 a2 b, इसका मान लेते हैं कि डिटर्मिनेंट है डेल्टा, ठीक है। अब मैंने कोई दूसरा मैट्रिक्स लिया कितना ka1, मतलब रो 1 में k से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास जो इसका डिटर्मिनेंट आएगा वो k डेल्टा आएगा। समझ में आई बात। अगर मान लिया जाए कि इसमें भी मैंने k से मल्टीप्लाई कर दिया तो k स्क्वायर डेल्टा आएगा। अगर मान लिया कि इसमें भी मल्टीप्लाई कर दिया तो k क्यूब हो जाएगा। समझ में आई बात। उसी प्रकार कॉलम में भी चलेंगे, अगर केवल एक कॉलम में मल्टीप्लाई है k से, ka1 ka2 ka3, देन आएगा k डेल्टा। समझ में आई ना बात। तो इस तरीका से हम देखेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट। जैसे कहने का मतलब होता है कि मैट्रिक्स में तुमने पढ़ा होगा एक प्रॉपर्टीज 4 का, मैट्रिक्स में तुमने पढ़ा होगा कि a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, कि अगर मैंने मैट्रिक्स में k से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये k जो है सारे में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ठीक है। ये तुमने मैट्रिक्स में पढ़ा था। ध्यान से सुनना, ठीक है। ये तुमने मैट्रिक्स में पढ़ा था। लेकिन यही प्रॉपर्टीज अगर k केवल मल्टीप्लाई है, अगर यही प्रॉपर्टीज अगर डिटर्मिनेंट में अगर मल्टीप्लाई है, अगर केवल एक डिटर्मिनेंट में मल्टीप्लाई है, सुनना ध्यान से, अगर ये केवल एक अगर डिटर्मिनेंट में मल्टीप्लाई है तो इसका मतलब हो जाता है k तो इसका मतलब हो जाता है कि k जो है किसी एक रो में मल्टीप्लाई है या किसी एक कॉलम में मल्टीप्लाई है। मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान से समझना। प्रॉपर्टीज 4,
अगर कोई मैट्रिक्स है, उसमें k से मल्टीप्लाई है तो सारा एलिमेंट सारे में मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। अगर वही k केवल डिटर्मिनेंट में मल्टीप्लाई है तो वो केवल और केवल किसी एक रो में या किसी एक कॉलम में मल्टीप्लाई है, या तो ये इसके बराबर होगा या इसी चीज को मैं इसे भी लिख सकता हूँ KA1 KA2 KA3, फिर B1 B2 B3 C1 C2 C3। समझ में आई बात? दोनों में यही अंतर है। मैट्रिक्स में अगर k मतलब मल्टीप्लाई है तो सभी में मल्टीप्लाई होगा, अगर k केवल डिटर्मिनेंट में तो केवल एक से होगा, अगर 2 होगा तो किसी 2 रो में या 2 कॉलम होगा, अगर 3 होगा तो 3 रो में 3 कॉलम होगा, जो कि एग्जांपल नंबर 4 एक्सरसाइज 4.1 भी था इसी पर। अब आते हैं नेक्स्ट। ये वाला चीज मैंने नोट नहीं किया था, ये नोट कर लेना कि अगर A1 A2 A3 है और ये भी A1 A2 A3 है, लेकिन इसमें क्या है, एक दूसरे का सेम फैक्टर से प्रोपोर्शनल है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से k जो है कॉमन होगा। देखो इसी क्वेश्चन को मैं बनाऊंगा, क्वेश्चन नंबर 3 को। ये जो है प्रॉपर्टी 3 का ही एक भाग है, प्रॉपर्टी 3 का ही भाग है। अगर क्वेश्चन है A1 A2 A3 B1 B2 B3 और A1 A2 A3, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या है, ये दोनों आइडेंटिकल है, ये और ये बराबर है, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, 0। सेम तरीका से अगर कोई मैट्रिक्स है A1 A2 A3 B1 B2 B3 और यहाँ पे है KA1 KA2 KA3, तो क्या मैं इस तरीका को प्रॉपर्टी 4 के तहत ऐसे लिख सकता हूं, अभी जस्ट बताया मैंने, और ये फिर से ये दोनों बराबर हो गए तो मतलब 0। मतलब कि अगर दो रो है या 2 कॉलम है आपस में प्रोपोर्शनल भी है तब भी उसका डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5 में क्या कर रहा है, इफ सम और ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ 2 or more terms, then the determinant can be expressed as a sum of 2 or more determinant। ध्यान से सुना, ये प्रॉपर्टी जो है शो करने के लिए, कहीं कहीं प्रूफ करने के लिए आएगा कि LHS इक्वल टू RHS, तो वहां पे इस प्रॉपर्टी का यूज होगा, अदरवाइज नहीं हो सकता इसका यूज, ठीक है। जैसे A1 प्लस डेल्टा 1 है, A2 प्लस लेमडा 2, A3 प्लस लेमडा 3, B1 B2 B3 C1 C2। अगर इस तरह का कोई मैट्रिक्स है तो हम इसको ऐसे तोड़ेंगे, इसको जो है हम ऐसे तोड़ेंगे A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 प्लस लेमडा 1 B1 C1 लेमडा 2 B2 C2 लेमडा 3 B3 C3, सेम तरीका से, ठीक है। डिटर्मिनेंट नहीं है ये, याद रखना। जैसे डिटर्मिनेंट हम लोग क्या करते हैं, अगर इसको यहाँ से डिटर्मिनेंट है अगर ये, तो लिखेंगे क्या, जोड़ करके A1 प्लस लेमडा 1 B1 प्लस B2 B1 प्लस B1 C1 प्लस C1, इस तरीका से। लेकिन ये डिटर्मिनेंट नहीं है, याद रखना। इसका जो डिटर्मिनेंट निकालोगे वैल्यू, वही डिटर्मिनेंट इतना प्लस इतना का होगा जोड़, ठीक है। इसलिए इस चीज को याद रखना, डिटर्मिनेंट अलग है, कंफ्यूज मत होना डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स में। जैसे ये क्वेश्चन है तो हम क्या लिखेंगे, इसको 2 भाग में तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, A X B B Y C C Z लिख दिए इसको, A X B B Y C C। अब देखो ये दोनों आइडेंटिकल है मतलब 0। अब आते हैं इस पे, A 2X X A 2X X B 2Y Y B 2Y Y C 2Z Z लिख दिए इसको। अब ये देखना रो 2 और रो 3 को, दोनों एक दूसरे का प्रोपोर्शनल है, 2 यहाँ से अगर कॉमन ले लेंगे तो ये भी x ये भी x ये भी y ये भी y ये भी z, मतलब इसका भी डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, 0, वही हो गया 0। समझ में आई बात? चलो अब आते हैं नेक्स्ट, ये प्रैक्टिस करोगे, एक एग्जांपल जरूर बनाना। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, जो कि प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 6। ये प्रॉपर्टी नंबर 6 ज़्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन वही है, प्रॉपर्टी नंबर 6 और 5 लगभग बराबर है, ठीक है ना।
जैसे देखो क्वेश्चन क्या है कि डेल्टा है, डेल्टा तुम्हारे पास दिया हुआ है। प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या बोल रहा है वो मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर डेल्टा तुम्हारे पास कुछ दिया हुआ है और तुमने खुद से एक डेल्टा 1 बनाया, कैसे? ये वाला ऑपरेशन करके R1 प्लस के R3 मतलब A1 प्लस के C1 करके एक इसी डेल्टा में तुमने मॉडिफिकेशन करके कुछ नया डिटर्मिनांट बनाया, ठीक है? तो इसका जो डिटर्मिनांट आएगा इसी के बराबर डिटर्मिनांट आएगा। समझ में आ रही बात? क्योंकि ये जो डिटर्मिनांट निकलता है इसी में रो ऑपरेशन करके निकला। जैसे अब मान को प्रूफ करना है तो मैं इसको दो भाग में तोड़ूंगा, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, वो तो सेम आ गया इसका, ठीक है? प्लस के C1 B1 C1, यहाँ पे के C1 B1 C1 के C2 आएगा और इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा? 0। देख लो यहाँ पे पहला और तीसरा रो को आइडेंटिकल है मतलब 0 आ जाएगा। तो समझ में आ रही है बात? ये प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या कह रहा है कि अगर इस तरह का अगर डिटर्मिनेंट है तो इसको दो भाग में हम तोड़ सकते हैं, ठीक है? दो भाग में हम इसको एक्सप्रेस्ड कर सकते हैं। और अगर कोई डिटर्मिनेंट इस तरीका से दे सकता है तो रो मॉडिफिकेशन या कॉलम मॉडिफिकेशन करके जो डिटर्मिनेंट आएगा हमारे पास उन दोनों का डिटर्मिनेंट सेम होगा, ठीक है? ये एग्जांपल नंबर 12 बना लेना, बस यहीं तक है। बाकी क्वेश्चन मुझे बताना कहाँ भी अगर प्रॉब्लम आती है तो मुझे बताना उस चीज़ को।